रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Hi everyone, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan. Exciting news. My new film Shrikant drops on May 10th. Join us for a story of resilience and inclusivity. See you at the movies. Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज हम एक ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आर्टिस्टिक हैं, 25 की हैं, यंग हैं। वो कम्युनिकेट तो नहीं कर पाती बहुत अच्छी तरह क्योंकि ऑटिस्टिक हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक में महारत हासिल की है, वो म्यूजिक के माध्यम से सब कुछ कम्युनिकेट भी करती हैं, एक्सप्रेसिव भी हैं। ये कपिल शर्मा शो में आ चुकी हैं, कौन बनेगा करोड़पति में आ चुकी हैं, 1000 से ज्यादा इन्होंने म्यूजिकल शोज किए हैं इंडिया और अब्रोड। रिसेंटली इन्होंने लंदन और सिंगापुर में शोज किए हैं। 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है, नेशनल अवार्ड इन्हें मिला है। तो आप यहीं से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी टैलेंटेड है। इनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और साथ ही साथ पेरेंट्स की गजब की सपोर्ट है। इनकी माता कविता कुमार जी धून फाउंडेशन चलाती हैं और ये उनकी ओनली सन है। उन्होंने इसकी परवरिश के लिए और दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दिया। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहन जी को यहाँ तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। ये इंटरव्यू इसलिए भी खास है कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी इस शो से। तो इस शो को आप जरूर सुने, लोगों तक पहुंचाएं। कविता जी, बहन जी, आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें याद किया। ये मेरा ऑनर है कि आज मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे इस तरह की इंटरव्यूज करना बहुत पसंद है और बहन जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, मेरे साथ आज इंटरेक्शन हो रही है, तो 100% आई एम वेरी फॉर्चुनेट। तो चलिए सबसे पहले मैं बहन जी के साथ कुछ इंटरेक्शन करता हूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी जी बताइए। बहन जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैसा लगता है आपको जब सारे लोग आपके गानों पर सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? लता मंगेशकर जी। और सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? कौन सा गाना अच्छा लगता है? रहे न रहे हम फिर ममता। अच्छा, आप क्या बनना चाहती थी? सिंगर। तो अब तो आप सिंगर बन गई, फिर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अपनी मम्मी के बारे में क्या कहोगे आप? आई लव माय मम्मी। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जब आप परफॉर्म करती हैं सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको? बुके। बुके और तालियां। अब कपिल शर्मा से मिली थी, क्या कहा उन्होंने? और तालियां। बहुत अच्छा लगा। कृति कृति और कृति आंटी से मिली और कपिल शर्मा से। उन्होंने क्या कहा? बहुत हंसाते हैं। वेल डन बेंडी। और अमिताभ बच्चन साहब से मिली, उन्होंने क्या कहा? कि मिस्टी मैंने सीढ़ी दिया है, 11 गाने सीढ़ी दिया है। हाँ, पियानो पे बजाया है। हाँ। ज्यादा मजा किसके साथ आया मिलके, कपिल शर्मा के साथ या अमिताभ बच्चन साहब के साथ? दोनों के साथ। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी का पल कौन सा था? नेशनल अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड। जो आपकी तरह ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? खुश रहो, अगर टैलेंट करो, टैलेंट को बढ़ाओ। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? खाना खाना, घूमना और गाना सुनना। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? चिली, पनीर, उपमा, पोहा। और कौन सी प्लेस में जाना सबसे अच्छा लगता है? नेपाल, काठमांडू, दिल्ली,
वेस्टर्न स्टेशन मुंबई मुंबई एंड काठमांडू। ओके। घर में सारा दिन क्या करती हो? मैं भी गाना सुनती हूँ। मैं राग का रियाज करती हूँ। मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ। मैं योगा करना शुरू करती हूँ। मम्मी डांटती है आपको? नहीं। हाँ। तो कौन सा गाना सुनाने वाली है आज हमें? आबिजा फिल्म सुर सुनाइए। सुनिधि चौहान के लिए वो गाता आबिजा फिल्म सुर का वाला गाना है। रात को अलविदा दिलरुबा आबिजा 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 ए सुबह आबिजा 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 ए सुबह आबिजा रात को अलविदा दिलरुबा आबिजा 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 ए सुबह आबिजा। बहुत बढ़िया। थैंक यू डेंजी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मुझसे बात करके? अच्छा लगा। तो मैं अब आपके घर आऊंगा तो क्या खिलाओगी मुझे? मम्मी ने चाय पिलाएंगी, नमकीन खिलाऊंगी, समोसा। ठीक है, मिलके खाएंगे। ठीक है, जरूर आइएगा। पक्का पक्का, डन। मैं गाने सुनाऊंगी। अरे बढ़िया। ओके बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे डेंजी को। अभी उनकी माताजी से बात करते हैं, जानते हैं डेंजी की लाइफ के बारे में। कविता जी, सबसे पहले तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है धुन फाउंडेशन, वो भी हमने तभी खोला, बेंजी ही इंस्पिरेशन है हमारे उसको खोलने के पीछे। क्योंकि जब बेंजी को म्यूजिक से इतना फायदा हुआ, जो भी हम लोगों ने म्यूजिक को एज अ थेरेपी उसके ऊपर इस्तेमाल किया था, तो उससे जब उसको इतना फायदा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों नहीं हम ये मेथड और ये जो हमने इस पे अप्लाई किया है तरीका, उसको हम लोग और बच्चों तक भी पहुंचाएं। तो ये सोचकर हम लोगों ने धुन फाउंडेशन की नींव रखी। जी। अच्छा, ये बताएं कि बेंजी के नाम का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तो कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन बहुत पहले जब बेंजी पैदा हुई थी तो उस समय हमने, मेरे हस्बैंड ने कहीं पढ़ा था, बेंजी के पापा ने, कि ब्राजील में कोई एक जगह है जहाँ पे बेंजी नाम का एक फ्लावर होता है। बेंजी का मतलब होता है सूर्य का पुत्र, सूर्य का सन। ठीक है। तो उसको देखने के लिए 20 साल में लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं उसको देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर हमारी बेटी में कोई कमी है, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, तो हो सकता है इस नाम का कुछ असर हो और ये भी कुछ लाइफ में ऐसा कर जाए कि इससे भी मिलने और इसको भी देखने सुनने लोग दूर दूर से आए। तो ये मतलब एक थॉट था हमारा, बट वो बस थॉट इसी साकार हो गया। जी जी, इसके पापा का थॉट था। बिल्कुल। और उन्होंने ही इस नाम को चुना था। हालांकि मैंने कहा था कि कुछ और रखते हैं, क्योंकि बेंजी नाम सुनने से वेस्टर्न नाम है ना ये। जी। हाँ, तो मैंने तो इंडियन नेम जैसे होता है, अनुष्का है या और कुछ भी नाम सोचा था, बट उन्होंने बोला यही नाम चलने दो। देखिए, तो डेंजी तब से रखा ये बेंजी। तभी आपका वो साकार हो गया। अनुष्का रखते तो भी साकार हो जाना था। जी तो जी जी। तो ये बताएं कि
आज से 25 साल पहले जी जी उस समय अवेयरनेस नहीं थी जी। और लोग अपसेट होते थे जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी किसी के घर में पैदा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय आपने ये डिसीजन लिया कि हमें दूसरे बच्चे के लिए नहीं जाना है, इसी को पालना है, तो ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आई थी? देखिए जैसे हम लोग लखनऊ में रहते थे पहले, तो लेकिन डॉक्टर ने जब इतना कुछ कह दिया बेंजी के बारे में, तो फिर हमने, मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर लिया बेटर ट्रीटमेंट के लिए बेंजी के। लेकिन यहाँ पे भी दिल्ली में भी हम जिस डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर एक नई बात बोलता था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था उस समय। और हम जहाँ भी जाते थे वहां से निराश होके लौटते थे। फिर मैंने कहा कि मैं मदर हूँ, बच्चा किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो 1 घंटे के लिए जाता है। वो 1 घंटे में बच्चे का क्या मूड है, क्या नहीं है, वो क्या रिएक्शन कर रहा है और क्या जजमेंट करेंगे। तो मैंने कहा, मैंने अपने कॉलेज टाइम में एमए किया था और साइकोलॉजी में भी ले रखा था मैंने। तो मैंने कहा इस बच्चे की साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मैं समझ सकती हूँ एक माँ के तौर पे, और सबसे ज्यादा टाइम मैं इसके साथ बिताती हूँ। तो मैंने सब डॉक्टर को विजिट करना बंद किया और अपने आप काम करना शुरू किया। तो एक थॉट यही था कि क्योंकि हर जगह से निराश होके और डराते थे लोग हम लोग को बेंजी के भविष्य को लेके, या फिर और कुछ बातें ऐसी बोल देते थे कि हमारा सारा दिन खराब हो जाता था। लेकिन बेंजी के बाद और बच्चा नहीं करने का थॉट ये था कि जब हम किसी भी फैमिली में विजिट करते थे जहाँ एक बच्चा ऐसा है, स्पेशल है, और उसके सिबलिंग्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, उन पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल होता था दोनों बच्चों में एडजस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि उन दोनों बच्चों में एडजस्टमेंट का इसलिए मुश्किल होता था कि इसके रिक्वायरमेंट, स्पेशल बच्चों पे ज्यादा अटेंशन देना पड़ता था, वो बच्चे इग्नोर फील होते थे। अगर उसमें नॉर्मल बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दे तो ये बच्चे इग्नोर होते थे। तो मैंने देखा कि उनको एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना हम इसी बच्चे को, जिसको हम लोग इस दुनिया में लाए हैं, तो इसको इतना काबिल बना दे कि ये अपने आप सब कुछ करने लगे। और दूसरे बच्चे के लिए एक होता है ना, और पेरेंट्स भी उनके जब अवेयरनेस नहीं होता है तो उनके जो भाई बहन होते हैं वो पहले के जमाना में अच्छा फील नहीं करते थे और बच्चे को छुपा छुपा के भी रखते थे। उसको भाई या बहन बोलना या बेटा और बेटी बोलना भी लोग कतराते थे सामने लाने में या कहीं भी। मैंने बचपन से बेंजी को किसी भी गैदरिंग में कभी भी छोड़ के नहीं गई, सब जगह लेके गई, और ऑन द स्पॉट बेंजी को मैंने जो भी सिखाना था ऑन द स्पॉट सिखाया। जैसे एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, अगर इसको ग्लास में पानी दिया तो पानी पी के अगर इसने किसी के हाथ में थमा दिया तो ऑन द स्पॉट मैंने उसको सिखाया कि नहीं, ये पानी का ग्लास अगर आपने पिया है तो आपको उठकर टेबल पे रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें थी और छोटा छोटा स्टेप मैंने मतलब ऑन द स्पॉट ले लेकर जो भी है आज बेंजी को इस लायक बनाया है कि वो एटलीस्ट समाज में मूव करने लायक है। राइट, अब तो आपकी पहचान होती है बेंजी के कारण। जी, अभी तो लोग मेरे को बेंजी की मम्मी ही बोल। ये बताएं कि किस तरह का स्टिग्मा आपने फेस किया। आई एम श्योर कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे आपने झेला होगा, बहुत और बहुत किस तरह के चैलेंजेस आए परवरिश में। बहुत बहुत। जैसे एक छोटी सी बात है, मैंने जैसे बेंजी जब छोटी थी 6 मंथ की, तो डॉक्टर ने तो पूरा जवाब दे दिया था कि इसका ब्रेन जो है वो डेड है और ये लड़की लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, या तो बेड पे या तो व्हील चेयर पे। तो लेकिन जब ये इसको जब मैं नहा कर फ्रेश कर दूसरे कमरे में ले जा रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि इसके आईज बॉल में थोड़ी सी हरकत हुई। तो लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाई कि मेरे पास एक म्यूजिकल टॉय था जिसमें से साउंड भी निकलता था और लाइट्स, कलरफुल लाइट्स भी निकलते थे। तो मैं वो समझ नहीं पाई थी कि ये लाइट्स को फॉलो कर रही है या कलरफुल लाइट्स को फॉलो कर रही है या साउंड को फॉलो कर रही है। फिर मैंने उसको रिपीट किया बहुत टाइम, तो मैंने देखा नहीं ये साउंड से रिएक्ट कर रही है। तो मैंने बोला भगवान ने एक पॉजिटिव सिम्टम दिखाए हैं तो क्यों ना हम इसी पॉजिटिव को लेके चलते, क्योंकि सब कुछ माइनस, एक चीज भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। तो घंटों जैसे बेड पर लेटा के रखते थे तो घंटों एक ही पोजीशन पे लेटी रहती। तो एक चीज दिखा तो मैंने अब क्या किया कि जो मेरे घर में 2 घंटा टेप, उस समय टेप का जमाना था और टीवी में वो म्यूजिक एक चैनल आता था MTV,
तो उसमें गाने आते थे। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करने लगी। जैसे इसको खाना भी खिलाती थी तो ऐसे नॉर्मली फीड कराती थी तो ये बहुत टाइम लगाती थी, 1-2 घंटा। लेकिन अगर म्यूजिक चलाकर या टीवी चलाकर उसको फीड कराती थी तो वो तुरंत से इनटेक कर लेती थी। तो ऐसे मैंने इसके डेली रूटीन में ना म्यूजिक को ऐड कर दिया। मतलब अब मेरे घर में पहले 2 घंटा म्यूजिक चलता था तो मैंने सारा दिन चलाना शुरू कर दिया, और इसको म्यूजिक से ही हमने हील करना शुरू किया। तो धीरे धीरे मेरे को रिजल्ट भी दिखे, लेकिन बहुत देर से देखा। फिर मैंने जैसे मैं इसको सिखाती थी तो मैंने कहा मैं मदर हूँ और ये बच्चा है तो ये मेरे से तो सीख रही है, बट कहाँ तक सीख रही है, कैसे सीख रही है। और तो उसके लिए मैंने 2-3 गुरुओं से बात किया जो शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, क्योंकि हमारे रागाज में मैंने काफी रिसर्च किया इस पे, हीलिंग पावर होता है। मॉर्निंग रागाज हमारे नर्व्स को हील करता है, डिफरेंट डिफरेंट रागाज हमारे डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स को हील करते हैं। तो मैंने एक गुरु को 2-3 गुरु से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इसको कुछ देर के लिए आप बैठ के वो राग गाइए और सिखाइए। तो उन लोग 1-2 बार आए, ऐसे करके 3-4 गुरु भाग गए। बोले आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये बच्ची मेरे सामने बैठती नहीं है, मेरी ओर देखती नहीं है और घूमती रहती है कमरे में। तो आप कैसे सोच लेते हो कि ये गाना सीखेगी या इसका भविष्य कुछ म्यूजिक में है। तो मैंने बोला आपको जब मैं पैसे दे रही हूँ तो आपको सिखाने में क्या जाता है। बोले नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे सिखा सकते, वो बैठती भी नहीं है सामने। तो खैर ऐसे 2-3 गुरु आए और चले गए, लेकिन लास्ट में एक गुरु आए, MM रफी साहब नाम था उनका, और उस समय वो 77 ईयर्स ओल्ड थे और मैं 2nd फ्लोर में रहती थी। वो 2nd फ्लोर आते आते बुरी तरह से हाँफते थे। उनको आधा घंटा मैं रेस्ट कराती थी, नाश्ता चाय पानी करा के फिर मैं उसको बोलती थी ये घूमे या कुछ भी करे। मेरा लॉजिक ये था कि इसे कान में वो चीज जाए। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आप फीड करो तो हम प्रिंटर के थ्रू वो पूरा ले सकते हैं ना आउटपुट। तो मैंने यही लॉजिक लगा के इसको बोला कि आप सिखाइए। तो उसके गाने को उन्होंने बेंजी ने अडॉप्ट किया और 7 इयर्स में इसने पहला अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया था राग यमन दा। बढ़िया। रिश्तेदारों या समाज से और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन? हाँ जी, बहुत 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 लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, लेकिन मैंने हर चीज को पॉजिटिव लिया। जैसे मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गई तो इसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता था तो मैं मतलब पहले ही एक्टिव होके बोल देती थी कि इसको शीशे का गिलास नहीं देके स्टील का गिलास दो पानी पीने के लिए। तो मतलब मैंने कहा ना कि मैं ऑन द स्पॉट वर्कआउट करती थी और तुरंत तुरंत की, ताकि उनकी अभी चीज का नुकसान ना हो और हमारा भी काम हो जाए। तो ऐसे और बहुत सारे लोगों ने हमारे घर आते थे और अपने बच्चों को नहीं लाते कि उनके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा बेंजी को देख के ना। हम्म। तो जिन जिन लोगों ने बेंजी को नहीं एक्सेप्ट किया हमने उसको अपने लिस्ट से हटा दिया। जी। हम बस वही मूवमेंट करते थे जिन्होंने बेंजी के साथ हमें एक्सेप्ट किया था। तो बहुत छोटी सी लिस्ट हो गई थी हमारी और बहुत छोटा सा मूवमेंट हो गया था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो इतना बड़ा स्टेप मैंने उठाया तो बेंजी को मैं पूरा पूरा टाइम दे पाई। अभी और आपके हस्बैंड की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है 2010 में। जी तो अभी आप हैं, बेंजी हैं, जी तो अभी आज के टाइम पे लाइफ को कैसे देखती हैं? क्या स्ट्रेसफुल है, बहुत चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग ये है कि बस वही हर पेरेंट्स की तरह मेरा भी यही है कि मेरे बाद मेरे बच्चे हैं क्या होगा। तो अब उस पर वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग और ग्रुप होम बनाने की सोच रहे हैं 2-3 पेरेंट्स मिलके और इन बच्चों के भविष्य के लिए। और नहीं तो जो ऑलरेडी चल रहा है उनसे भी कंसल्ट कर रही है। तो अभी तो बेसिकली यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ठीक है म्यूजिक अपनी जगह है, गाना अपनी जगह है, एक मुकाम तक पहुंचना अपनी जगह है, लेकिन एक बेसिक चीज जो है वो ये है कि आगे क्या, मतलब मेरे नहीं होने पे इसको कौन देखेगा, है ना। तो अभी उस पे वर्कआउट कर इस रहा पे क्या काम चल रहा है इंडिया में? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और जानना चाहते हैं जिनके है। नहीं, पेरेंट्स नहीं काम तो रहते। देखिए, हाँ जी काम तो अच्छा चल रहा है, नहीं, क्या लेकिन ऑप्शंस हैं, थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। आज की डेट में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऑप्शन यही है कि जैसे देखिए फाइनेंशियली जो पेरेंट्स स्ट्रांग हैं वो सब मिलकर एक ग्रुप होम बनाते हैं
जिसमें बॉयज और गर्ल्स अगर रखना चाहें तो दोनों को साथ रख सकते हैं। उस ग्रुप होम का मतलब ये होता है कि आपको एक लमसम पैसा डिपॉजिट करना होता है और उस पैसे से वो लाइफ लॉन्ग वो लोग एक कमिटी बनती है, उस बच्चे का ध्यान रखेंगे उस ग्रुप होम में। अगर लड़कियों का ग्रुप होम है तो लड़कियां रहेंगी सिर्फ, लड़कों का ग्रुप होम है तो लड़के रहेंगे सिर्फ। और लाइफ लॉन्ग वो आपके जो आपने पैसा जमा किया है उससे उसका खर्चा निकाल के उसको चलाएंगे, बैंक में रखेंगे, उसके इंटरेस्ट से उसको चलाएंगे। और जो रनिंग कॉस्ट है वो जब तक पेरेंट्स है देंगे उसको। तो दो सवाल हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने शुरू किया है। सबसे बहुत बहुत सबसे बेसिक चीज यही है। आप तो ये कितना भी इधर उधर घूम लो, लास्ट में आपको यहीं पे आके अटक जाओगे। बिल्कुल और दो चीजें खासकर सिंगल बताएं पेरेंट्स के लिए। हमें कि एक तो ये कि जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या, और उनके दूसरा लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा कैसे फाइंड आउट करना है कि कहाँ ग्रुप होम चल रहे हैं, उन ढूंढने अपने सिटी में या कहीं भी ढूंढने का तरीका क्या है? वेबसाइट से आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो पेरेंट्स एसोसिएशन है वहां पे आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ चल रहा है। कोई बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, बहुत कोई छोटे लेवल पे चला रहे हैं 10-15 लोगों के बच्चों के साथ। कोई एक ऑटिज्म आश्रम है जो हैदराबाद में, वो बड़े लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे करके है, देहरादून में है, वहाँ है, और दिल्ली में भी है, पेरेंट्स ने खोल रखा है। मैंने भी कोशिश किया था बट मैं सक्सेस नहीं हो पाई उसमें, क्योंकि उसमें पेरेंट्स जुड़ नहीं पाए थे मेरे साथ। तो यही है, मैंने अपना घर भी डोनेट किया था उसके लिए कि भाई चलो, सबसे बड़ा बेसिक चीज जो होता है ग्रुप होम बनाने का, जगह। हम्म अगर आपके पास जगह मिल गई तो फिर रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है ना। हम्म तो लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया। तो अभी मैं, बहुत सारे मेरे जैसे पेरेंट्स बस अब इसी में लगे हुए हैं कि ग्रुप होम एक प्रॉपर अच्छे से ग्रुप होम लॉन्ग पीरियड के लिए चले, जो लाइफ लॉन्ग इन बच्चों का जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक इनका टेक केयर करें। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? वो फिर गवर्नमेंट के तरफ से भी चलता है, बट आप जानते हैं गवर्नमेंट का क्या कंडीशन, तो वो वहां जा सकते। आज की डेट में ऑटिस्टिक बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और आपको क्या लगता है कौन से एरियाज है जहां सरकार को काम करना चाहिए? ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे देखने में नहीं लगते हैं कि ये स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओ तो डिसेबिलिटी के नाम पे ये लोग या तो जो फिजिकली डिसेबल हैं या फिर जो ब्लाइंड हैं, विजुअल इम्पेयर है, उन्हीं को ये लोग डिसेबिलिटी मान के उन्हीं को मौका देते हैं, क्योंकि लोगों को वो चीज दिखता है। ठीक है, हमारे बच्चे आपको जब तक ये बैठे हैं तब तक आपको ये नॉर्मल लगते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे। जब ये बोलना शुरू करते हैं या कोई हरकत करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये मतलब ये उस कंडीशन में नहीं है जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ वो फैसिलिटीज नहीं मिलती इनको, क्योंकि ये देखने में नहीं लगते हैं, देखने में एकदम नॉर्मल लगते हैं। तो और लोग जो हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या जो भी कह लीजिए, जैसे शोज वगैरह होते हैं, तो डिसेबल के नाम पे उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों को कम करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। और हाँ, देखिए, एक ब्लाइंड बच्चा या एक फिजिकली चैलेंज बच्चा और एक ऑटिज्म वाले बच्चे में फर्क क्या है, मैं बेसिक फर्क आपको बता रही हूँ। उन लोग का ब्रेन नॉर्मल है, सीखने की जो एबिलिटी है वो नॉर्मल है, बोलने की एबिलिटी नॉर्मल है, लेकिन हमारे बच्चे के ब्रेन ही डिस्टर्ब है, नॉर्मल नहीं है। और आप अगर देखें कि हमारा बच्चा फ्रिज से बॉटल निकाल कर और उसको बॉटल का ढक्कन खोलकर पानी पीता है, और पानी पीने के बाद ढक्कन बंद करता है और फिर वापस बॉटल को फ्रिज के अंदर डालता है, इस टास्क को करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने बच्चे को इतना ट्रेन कर पाए कि वो यहाँ तक पहुंच गया। और उससे आप बेंजी का देख लीजिए कि वो उस लेवल से उठकर और आज ये बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रही है। तो ये अपने आप में एक मिरेकल है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है कि जहाँ ब्रेन आपके बस में नहीं है वहां पे आप सुर सही लगा रहे हो और गाना सही गा रहे हो। आप जो दिल्ली के आपके प्रोफेशनल जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो एक एक शोज के 15-15 हजार रुपया लेते हैं, उनके साथ खड़ा होके गा रही है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या सेट कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बेशक। सेट है?
तो बताइए। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहती हैं? इनडायरेक्टली वे में मैं यही मैसेज स्प्रेड करना चाहती हूँ कि देखो हमारे बच्चे में कमी नहीं है, बस एक मौका तो दो। बिल्कुल। गवर्नमेंट से क्या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती हैं? गवर्नमेंट ने तो अभी बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है, नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म पे बहुत काम किया है, बट अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अभी आपका यूडीआई कार्ड, जैसे वो मेडिकल कार्ड बनाना, ये सब बड़ा चैलेंजिंग कर दिया है इन लोगों ने। तो हर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं इसको, तो इसको ना बड़ा स्मूथली बनाना चाहिए कि भाई जो आपने ग्रुप होम का मुद्दा उठाया था, तो उस पे जी क्या जी। गवर्नमेंट से कभी बात होती है कि उसको बेटर कीजिए, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जिनके नहीं पास है नहीं भी है? नहीं, गवर्नमेंट वाला जो है ना सिस्टम, अगर आप गवर्नमेंट वाले में जाएंगे तो आपका एक पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ तो फाइल मूव होते 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 कितने साल निकल जाते हैं, है ना। हम्म। तो गवर्नमेंट का जो है लेवल वो वही रहेगा, हम पेरेंट्स को ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक निर्माया स्कीम लाई है, इंश्योरेंस, हाँ जी, जो वो ऑटिस्टिक बहुत बच्चों के अच्छा है, लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। वो 1 लाख रुपए तक की है। लेकिन 1 लाख तो वो आप मतलब जब एडमिट होते हैं, ओपीडी का है ना। ओके, तो वो क्या है, थोड़ा सा हाँ बताएं हमारे वो, लिसनर्स को स्कीम के बारे में। हाँ वो स्कीम ये है कि जैसे आप अपना पर्सनल कहीं दिखाते हैं तो 10,000 रुपये साल का देते हैं आप, वो लोग साल का देते हैं 10 या 12 हजार रुपये, ठीक है। हम्म। और आपके बच्चे का 1 महीने का 15,000 का खर्चा है, हम्म। तो उससे क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। और वो जब आप एडमिट होते हैं तो हम्म। फिर वो शायद फुल रिम्बर्समेंट है शायद, जब आप एडमिट होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चलता है तो शायद उसका फुल रिम्बर्समेंट है। आई थिंक 1 लाख रुपए तक है, लेकिन अपर लिमिट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लेकिन लगता है जो, कि बढ़ाना चाहिए इस पैसे को? हाँ जी वो भी बढ़ाना चाहिए, और जो बच्चे का मंथली खर्चा है, जो हम्म। हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, हम डॉक्टर दवाई का बिल दे रहे हैं ओरिजिनल, और हम्म। आपको साल का हम अगर सबमिट करते हैं एक एक महीने का 12,000 समझ लीजिए, तो साल का जितना भी होता है उसमें आप सिर्फ एक बार 12,000 दे रहे हैं, तो क्या उससे क्या होगा बताइए। राइट। ये है ना। बताएं कि कितना मुश्किल था आपके लिए बहन जी को स्टेजेस तक ले जाना, रिकॉर्ड्स तक ले जाना, अवार्ड्स तक ले जाना? ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कितनी हम्म। मेहनत लगी लोगों को कन्विंस करने में? और अब आज की डेट में क्या खुद से शो आते हैं, या आज भी आपको भागना पड़ता है? तो क्या स्टेटस है? नहीं देखिए, शुरू के दौर में जब मैं इसको लेके जाती थी तो कोई देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि इसका जो बिहेवियर था या जो बैठने उठने का स्टाइल था, कोई वो नहीं कर पाता था कि ये लड़की स्टेज पे परफॉर्म करेगी, सब डरते थे कि प्रोग्राम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा रिक्वेस्ट करके उनसे ये प्रोग्राम कराती थी। तो पहली बार जब बेंजी ने स्टेज पे प्रोग्राम किया, उसको जब उन्होंने ऑनर किया तो उसने उस मोमेंटो को छुआ भी नहीं और गिरा दिया उसने। और उसके बाद जब उसको माला पहनाया गया, उसने माला निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसको ये सब चीज का पता ही नहीं था, ये सब चीज क्या होती है। फिर मैंने ऑन द स्पॉट ही इसको ट्रेन किया कि ऐसे लेते हैं, पहनते हैं, थैंक यू बोलते हैं, स्टेज के बाद आके उसको क्या। यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड में जब अब्दुल कलाम जी ने, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने इसको अवार्ड दिया और मेडल पहनाया, तो इसने ऑन द स्पॉट वहीं पे गिरा दिया, और वो माला भी, मेडल भी निकाल के वापस उन्हीं को दे दिया। तो हम्म। ये मतलब, हाँ फिर धीरे धीरे ऐसे ट्रेन किए। और चैलेंजेस तो बहुत आए, जैसे हमने लोगों के सामने जब मूड होता था तो बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने क्या किया कि इसकी आवाज को डब कराया स्टूडियो में जाकर, और फिर लोगों को भेजना शुरू किया कि भाई आप सुनो इसकी आवाज में। तो सबसे पहले शुभा मुदगल जी ने हमें इनकरेज किया कि नहीं, बच्चे में पोटेंशियल है, आप इसको गाइड करो और इसको सिखाते रहो, इसका बंद मत कराओ। फिर उस दिन से हम इसके पीछे लग गए, और आज के डेट में इसका 15 ऑडियो सीडी, वीडियो और इंस्ट्रूमेंटल, ये पियानो भी बजाती है, सारे आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन जी के 12 गाने इसने पियानो पे बजाया था एक हाथ से। अमिताभ जी को मैंने ये बात बताई तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और बेंजी को ऑन द स्पॉट उस सीडी के ऊपर अपना सिग्नेचर किया, और उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये बात जिक्र किया बेंजी का, पूरा फोटो के साथ। मेरे और मेरे बेटी का फोटो के साथ उन्होंने ब्लॉग लिखा रात के 2-2:30 बजे,
और सारी बात बताई कि एक लड़की ने 12 गाना बजाए मेरे लिए, और सिर्फ एक हाथ से पियानो बजाती है ये। और मेरे को बहुत, मतलब जो भी उनका फीलिंग था वो सारा उन्होंने अपने ब्लॉग में देखा। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कितना मुश्किल होता है सेलिब्रिटीज तक रीच आउट करना? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन अब आप जेन्युइन कॉज के लिए जाते हो ना, तो वो लोग बहुत सिंसियर हैं और बहुत जल्दी पकड़ते हैं बात को। जैसे आप किस मकसद से जा रहे हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कौन दिखावे के लिए जा रहा है, कौन अपना पॉपुलैरिटी के लिए जा रहा है, और कौन जेन्युइन कॉज के लिए जा रहा है। जैसे ऋतिक जी को मैंने एक लेटर लिखा था, क्योंकि बहन जी को हम जब भी पिक्चर हॉल में ले जाते थे तो कोई भी पिक्चर ये हमें देखने नहीं देती थी, और हम 10-15 मिनट में वापस आ जाते थे। लेकिन कहो ना प्यार फिल्म आया था, इसमें इसने पिन ड्रॉप साइलेंस होके पूरी पिक्चर देखी, और एक बार भी हमें नहीं तंग किया कि चलो घर वापस। तो मैंने ये बात ऋतिक को लिख के भेजा कि भाई एक ऐसी ऐसी लड़की है और इतना इंस्पायर हुई है, रोज सुबह उठ के उसी का गाना सुनती है, आज के डेट में भी। मतलब ऋतिक के गाने से ही इसकी शुरुआत होती है। तो ये सब बातें लिखी मैंने, और मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि जो बच्चा आपकी फिल्म देखकर इतना ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आपसे मिलने के बाद क्या थेरेपी के रूप में मैं आपसे मिलना चाहता। तो फिर उन्होंने टाइम दिया, और 1 घंटे का टाइम दिया था, और वो 4 दिन मिले बेंजी से। इतनी मतलब बेंजी उनको पसंद आई, और उसका बेंजी का जो इनोसेंट और कहते हैं ना प्योर सोल। तो ये लेटर का रिस्पॉन्ड करते हैं? लोगों को तो लगता है कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। नहीं, वही जेन्युइन कॉज हो ना तो करते हैं, करते हैं। अभी क्या अल्टीमेट गोल है आपका बेंजी को लेके? बस वही आपको बताया ना कि मेरे बाद क्या, अभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अब बाकी तो जो एक आर्टिस्ट को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था उस मुकाम तक तो वो काफी हद तक पहुंच रही है, और लोग अब तो बुला के इसको परफॉर्म कराते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और इसका इसका पर्सनल आना जाना और इसके परफॉर्मेंस का देते हैं, मेरा नहीं देते लेकिन इसका देते हैं। और एक एक छोटी सी उम्मीद थी, अगर वो पूरा कर दे भगवान तो बहुत अच्छा है, कि अगर इसको कभी फिल्मों में गाने का चांस मिल जाए कभी, क्योंकि अल्टीमेट वही है। अगर आप सिंगर हैं तो एक सिंगर का सपना होता है कि वो कोई फिल्म में एक गाना गा ली, है ना। राइट। तो इसके लिए भी आप वर्कआउट कर रहे होंगे? कर रहे हैं मेरे कुछ को पॉजिटिविटी? सारे म्यूजिक डायरेक्टर से मैं इसके जितने भी गाने मैं कराती हूँ रिकॉर्ड, जो एल्बम्स के, तो वो मैं भेजती रहती हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही है कि कभी गिव अप मत कीजिए, और जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा म्यूजिक में ही अच्छा हो। आप उसके पोटेंशियल को देखिए और उसके इंटरेस्ट को देखिए। अगर वो पेंटिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या कुछ भी घर को देखने में अच्छा है, जैसे इंटीरियर डिजाइनमेंट में अच्छा है, उसको आप पहले नर्चर करिए उसके टैलेंट को, और धीरे धीरे जो भी टैलेंट उसका है उससे मिलता जुलता जो फैसिलिटीज है, जैसे एक बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उसको खूब सारा कलरफुल पेन ला के दीजिए, है ना, और पेपर्स दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो कीजिए। तो धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको इन्वॉल्व कर दीजिए उसमें, क्योंकि इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा काम है कि किस चीज में सारा दिन इनको कहाँ इन्वॉल्व करें। स्कूल भी आप कितना साल भेजोगे? पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। अरे वो स्कूल जाना कोई जाना थोड़ी ना, वो तो टाइम पास है। और 12-14 साल वो प्राइम टाइम अपने बच्चे खराब कर देते हैं, जबकि इनका जो प्राइम टाइम है, जो इनको ट्रेनिंग है, वो अगर बचपन से शुरू कर दें तो 20-25 साल में वो परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में। नॉर्मल बच्चे 18 साल में हो जाते हैं, अगर एक सब्जेक्ट में वो अच्छा करते हैं या अपना पढ़ाई में अच्छा करते हैं, तो 17-18 साल 20 साल में वो अपना एक लाइन चुन लेते हैं, है ना। तो ये बच्चों को अगर हम बचपन से वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और ये भी चले, स्कूल भी चले, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग साथ साथ चले, तो वो उस चीज में, चलो 100% मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन कम से कम बचपन से शुरू करोगे। मैंने बेंजी का जो म्यूजिक का क्लासेस था वो जब वो 4 साल की थी तब से शुरू किया था जी। तो कहने का मतलब है कि जितना जल्दी आप शुरू करो, क्योंकि प्राइम टाइम जो है वो 12 साल से 14 साल जो मेंटल एज होता है ना, उस समय लर्निंग स्टेज बहुत अच्छी होती है, बच्चा बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। तो वो चीज पेरेंट्स स्कूल कर करके ना अपना समय खराब कर देते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में
हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे जैसे आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम सबको नहीं इंटरटेन करते, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमें किसी से ये नहीं है कि बहुत सारे को जोड़ लिया, सबसे पैसा ले रहे हैं और अपना एनजीओ चला रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वही जो बच्चों को लिया जाता है जो जिसमें दिखता है कि टैलेंट है सिंगिंग में या डांस में, और उनको नर्चर करके, जैसे मान लीजिए मेरा शो सितंबर में होने वाला है, तो 3 महीने पहले हम उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। 7-8 बच्चों को देते हैं, अगर उनमें से सब अच्छा कर रहे हैं तो सबको लेते हैं, नहीं तो 2-3 बच्चे जो सबसे अच्छा कर रहे हैं उनको लेते हैं। तो हम मेरा जो अपना जो हम लोग का सोचने का तरीका ये है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए शोज करना इज नॉट वर्थ, क्योंकि उनको फिर वो ऑडियंस नहीं मिलेगा, वो उसी दुनिया में घूमते रह जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि दिल्ली के या बाहर के जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनके लिए शोज करती हूँ और इन बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे गवाती हूँ, ताकि इनका जो एक दायरा है लोगों ऑडियंस का वो बढ़ जाए और दूसरे लोग भी जाने। हमारे जो हमारा वर्ल्ड है डिसेबिलिटी वर्ल्ड, वो तो लोग जानते ही हैं, उसके दायरे में नहीं रख के इसको बाहर की दुनिया से भी इंट्रोड्यूस कराओ इनके। अगर मैंने सबको वहीं स्टेज पे बोलती हूँ कि देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप लोग 500 लोग बैठे हुए हो, अगर एक आदमी भी, मेरा एफर्ट तभी कामयाब होगा अगर एक आदमी भी इस बच्चे को अपने प्रोग्राम में एक गाना गाने के लिए बुला ले। और मैं नहीं कहती आप 5,000 10,000 दो, आप 500 ही दो बेशक, लेकिन एक मौका तो दो। जी, कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ? हाँ जी, धुन फाउंडेशन 07@gmail.com। स्पेल कर दीजिए। DHOON धुन फाउंडेशन FOUNDATION 07 न्यूमेरिकल 7 @gmail.com। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है आज तक आपकी लाइफ का? सर हैप्पीएस्ट मोमेंट तो जो पहला नेशनल अवार्ड इसको मिला था, वो मतलब हमारे मतलब सपना से भी बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हमने सोचा भी नहीं था, और उसके उस नेशनल अवार्ड के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। जब मैं मिनिस्ट्री में गई तो वो लोग 18 साल के बाद देते थे बच्चों को नेशनल अवार्ड। तो मैंने उनसे कहा कि एक पेड़ जब छोटा होता है और हम उसको अगर पानी डालें तो वो उसका ग्रोथ, और जो 18 साल का पेड़ है उसमें पानी डालें उसका ग्रोथ, खाद या पानी जो भी है, तो दोनों में फर्क आएगा कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ आएगा। मिनिस्टर कोई गहलोत थे। तो मैंने कहा चलिए बेंजी तो अच्छे फैमिली से है, मतलब पेरेंट्स उसके मतलब उनके पापा कमा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिसमें टैलेंट भरा पड़ा है लेकिन पेरेंट्स उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप रिकॉग्नाइजेशन दोगे चाइल्ड आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड, तो उनको एक हेल्प मिल जाएगा ना, एक आप पैसा जो दोगे उससे भी हेल्प मिलेगा और एक पहचान मिलेगी। तो वो उसको आर्टिस्ट बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, उसका मेहनत सफल होगा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो पहला चाइल्ड अवार्ड, फर्स्ट नेशनल चाइल्ड अवार्ड बेंजी को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से। और आज आप सोच लो 2005 में मिला था बेंजी को और आज 2024 है, तो कितने बच्चे बेनिफिट हो चुके हैं उससे। हर साल 2 बच्चे को मिलता है, एक मेल एक फीमेल। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था, लेकिन मैं कभी क्रेडिट लेती नहीं हूँ, लेकिन एक बात हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने बहुत फाइट किया था। कलाम साहब के बारे में आपने बताया कि इसने मेडल लौटा दिया था। जी तो जी, वो तो बहुत ही सेंसिटिव हैं और ही इज अ ग्रेट पर्सन। तो क्या रिएक्शन बहुत था, वैसे हम जानना चाहते हैं। देखिए कलाम साहब से तो हम लोग 2-3 बार मिले हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी बुला के बेंजी से गाना गवाया था, परफॉर्म करवाया था और बहुत सम्मानित किया था। और उनको इस बात का बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग, जो उनकी साइकोलॉजी थी इस फील्ड के लिए बहुत ही स्ट्रांग थी। जैसे इमोशंस जो होते हैं ना उसके बहुत स्ट्रांग थे। वो हर चीज को, जैसे बेंजी जब चाय मैं उसको दे रही थी या बिस्किट मैं उसको दे रही थी, तो वो खुद आए बेंजी के पास और उन्होंने एक बिस्किट को तोड़ के इसके मुंह पे डाला। जब उन्होंने देखा ना कि मैं इसको ऐसे खिला रही हूँ, तो उन्होंने भी यही काम किया। और मतलब आप समझो कि राष्ट्रपति होकर वो इतना छोटा वाला जो एक्ट है, लेकिन आप देखो उनकी महानता और सादगी को, कि इतने ऊंचे पोजीशन पे होके उन्होंने ऐसा किया बेंजी के साथ। तो ये हमारे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हम तो बहुत बहुत ज्यादा
समझ में नहीं आ रहा था उनको थैंक्स बोले क्या कहें, क्योंकि जी। इतना सम्मान, जैसे हम लोग को बेंजी को लेके चलना और लोगों का नजरिए से तो हम अपने आप को एकदम वो समझते थे कि भाई कुछ नहीं है हम लोग, लेकिन उतना बड़ा आदमी अगर हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है और इतना रिस्पेक्ट दे रहा है तो सच में बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत सबसे खुशी हुई। इमोशनल मोमेंट आपकी लाइफ की? जब बेंजी ने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था 7 साल में, पहली बार जब किया था, वो मोमेंट्स हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज होगा, क्योंकि जितना डॉक्टरों ने हमें नेगेटिव बात बोली थी और जो हिसाब से चल रही थी बेंजी का कंडीशन जो चल रहा था, तो लग नहीं रहा था कि ये चीज पॉसिबल हो सकता है। एक ऐसी कोई बात या कोई ऐसा इंसिडेंट जो बेंजी ने आपको बोला एंड यू टर्न सो इमोशनल? देखिए, जब इसके पापा गए थे, ये पापा से बहुत अटैच थी, तो ये ऑलमोस्ट गाना बंद कर दिया था इसने, 1-1.5 साल नहीं गाई थी। तो जब इससे पूछती थी कि पापा कहाँ हैं, तो मैंने कहा पापा आसमान में चले गए हैं। तो एक बार हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्लेन से कहीं जा रहे थे, तो ये बिल्कुल बाहर ही देखी जा रही थी, अंदर बिल्कुल नहीं देख रही थी। 2-3 बार मैंने आवाज भी लगाई कि क्या कर रही हो, बाहर क्या देख रही हो, तो बोली मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। तो मेरे को याद आया कि मैंने एक बार इसको कहा था कि पापा आसमान में चले गए, तो वो बादलों के बीच में बोल रही है मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। तो ये जो उसने कहा था बहुत इमोशनल बात, और इन बच्चों के अंदर कौन सी बात कहाँ इन लोग रख लेते हैं ये पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच कविता जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी भी और बेंजी की तो है ही, लेकिन जिस तरह से आपने साथ दिया है, आप एक मिसाल बनी है और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और जैसे आपने बताया कई दरवाजे आपने खोले होंगे अपनी एफर्ट से लोगों का नजरिया बदलने में। उम्मीद यही है कि जो आपका सपना है, बेंजी का सपना है कि किसी मूवी में गाने का मौका मिले, वो मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें।